सभी शिक्षक साथियों को हमारा नमस्कार। मैं लोकेश कुमार जाटव, आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र, इस फेसबुक लाइव इवेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के फेसबुक लाइव इवेंट के दो अनूठे कारण हैं इसे आयोजित करने के। सबसे पहला यह है कि कोविड के दौरान कैसे शिक्षा विभाग तकनीक और सूचना का उपयोग करके टीचर्स तक पहुंच सकता है। ये मात्र एक उदाहरण है कि कैसे हम राज्य स्तर में बैठ के हमारे जो दूरस्थ अंचलों में शिक्षक पदस्थ हैं, अपने स्कूल्स में हैं, अपने घरों में हैं, आज हम उनसे लाइव बात कर पा रहे हैं। ये इससे अपेक्षा यह भी है कि हमारे शिक्षक साथी आने वाले समय में इसी तरह से तकनीक का उपयोग करके अपने बच्चों तक, स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके पालक हैं, वहां भी पहुंचने का प्रयास करें और उन्हें निरंतर प्रेरित करते रहें कि स्कूल बंद होने के कारण हमारी जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वो बाधित ना हो, उसमें किसी तरह का व्यवधान ना हो। आज के इस फेसबुक लाइव इवेंट में हमारे संभाग स्तर के, हमारे जिले स्तर के, हमारे विकासखंड स्तर के, संकुल स्तर के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस इवेंट में हमारा मार्गदर्शन देने के लिए, हमें उद्बोधन देने के लिए हमारे विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि शमी मैडम भी मौजूद हैं। साथियों, याद करिए जब मार्च के आखिरी सप्ताह में जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, तब पूरे प्रदेश में जो सरकारी विद्यालय हैं, चाहे निजी हो या सरकारी हो, उनका संचालन बंद हो गया था। इसके बाद भी हमारे प्रमुख सचिव मैडम के नेतृत्व में यह प्रयास किया गया, विशेषकर हमारे शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कि उनके सीखने की जो प्रक्रिया है वो कैसे हम लोग निरंतर चालू रख सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया, रेडियो, टीवी, मोबाइल, वर्कशीट्स के माध्यम से प्रयास किया कि बच्चों की जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें जो बाधा उत्पन्न हुई, उसमें हम लोग कौन कौन से नवाचार करके, कौन से प्रयास करके बच्चों की सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उसको हम लोग चालू रख सकते हैं। मध्य प्रदेश उन बहुत कम राज्यों में ऐसे है जिन्होंने लॉकडाउन की घोषणा के उपरांत कम से कम समय में अपने शैक्षिक कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए। 23 मार्च से हमारी शालाएं बंद हुई। हमने 8वें दिन लॉकडाउन के रेडियो स्कूल प्रोग्राम प्रारंभ किया 1 अप्रैल से, जो अभी तक चल रहा है। तो जिस गति से विभाग राज्य स्तर से काम कर रहा है, मेरी शिक्षक साथियों से अपेक्षा है और अपील है कि ये जो पेस है, ये जो मोमेंटम है, ये जो ऊर्जा है, यह आपको अब अपने माध्यम से शालाओं तक, पालकों तक, बच्चों तक लेके जाना है। आज हमने प्रस्तुतिकरण रखा है हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम पे और सीएम राइज कार्यक्रम पे। प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करने से पहले मैं हमारे विभाग के प्रमुख सचिव मैडम से आग्रह करूंगा कि कृपया हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। प्लीज। थैंक यू लोकेश। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रश्मि शमी हूँ, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतने कठिन समय में भी आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही लगन के साथ में जो हम लोगों ने जितने भी प्रयास प्रारंभ किए, जिनका भी उल्लेख लोकेश ने किया, उसको आपने आगे बढ़ाया और उसको आप बहुत अच्छी तरीके से संचालित कर रहे हैं। आपको जान के बहुत ही प्रसन्नता होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, भारत सरकार ने जो आपके प्रयास हैं उनको बहुत सराहा है। इसके अलावा बहुत से इंटरनेशनल फोरम्स पे भी अब इस बात की चर्चा हो रही है कि मध्य प्रदेश ने कितने अच्छे से, कितने कम समय में कोविड के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसको कैसे आगे बढ़ाया है। तो आप सभी बहुत ही बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं इसके लिए, क्योंकि हम ये कभी भी नहीं कर पाते अगर आप लोग हमारे साथ इस पूरी प्रक्रिया में सहयोग नहीं करते। अभी तक जितने भी प्रयास हुए हैं वो ये सोच के हुए कि हम बहुत जल्दी स्कूल्स वापस खोल लेंगे और जैसे हमारे पहले स्कूल्स में पढ़ाई होती थी उसी प्रकार से हम पढ़ाई बच्चों की करा पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे ये बात समझ में आ रही है कि शायद अभी हम बहुत जल्दी स्कूल ना खोल पाए। अभी ये निर्णय हुआ है कि 31 जुलाई के बाद स्कूल खोलेंगे, पर उस समय की परिस्थिति का आकलन करके आगे का निर्णय लिया जाएगा। किंतु क्या जब स्कूल बंद होता है तो क्या शिक्षा बंद हो जानी चाहिए या पढ़ाई बंद हो जानी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। और जब स्कूल्स खुलेंगे तो इस अवधि में अगर जिस समय स्कूल्स बंद हैं, अगर हम बच्चों की शिक्षा को निरंतर रखने के प्रयास नहीं करते हैं तो हम ये पाएंगे कि उनका लर्निंग लॉस बहुत जबरदस्त हो जाएगा
और बच्चे जो उनको आता था उसको भी भूल जाएंगे। एक बात और हमें समझ में आई इस अवधि में कि हमें अब ये नहीं सोचना है कि स्कूल का मतलब एक पर्टिकुलर स्थान है। स्कूल का मतलब होता है सेंटर फॉर लर्निंग, और वो सेंटर फॉर लर्निंग कोई भी जगह हो सकती है। वो बच्चों का घर हो सकता है, वो उनका खेत हो सकता है, वो बाग बगीचा हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है जिसको हम एक सीट ऑफ लर्निंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या क्या तरीके कर सकते हैं जिससे यदि स्कूल बंद है तो भी बच्चों की पढ़ाई नहीं रुके, बच्चों की लर्निंग नहीं रुके, और बच्चे कॉन्स्टेंटली निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहे। इसी उद्देश्य से इसी कड़ी में एक बात और ये समझ में आई कि हमको सिर्फ शिक्षक को शिक्षक के तौर पे नहीं देखना है, हमें ये भी समझना है कि हमारे जो माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं, परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, दादा दादी, नाना नानी, हो सकता है बड़े भाई बहन, और तमाम जो परिवार के सदस्य हैं, इन सब को हमें को टीचर, को एजुकेटर की तरह ट्रीट करना है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें हमारे परिवार के सदस्य कैसे सहायक बने और आपकी सहायता कर सके, और बच्चे की जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें मदद कर सके। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी आज से हम लोग बात कर रहे हैं हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम की, कि घर में रहते हुए ही बच्चे का जो सीखने की प्रक्रिया है वो जारी रहे। जो बच्चों को किताबें अभी दी जाएंगी उसको कैसे माता पिता कैसे उसको पढ़ा सकते हैं घर में, कैसे आप माता पिता को मदद कर सकते हैं कि बच्चे पढ़ें, और आप असेस करें कि बच्चों ने काम किया कि नहीं। इस पे बहुत सारी चीजें अभी लोकेश एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आपको बताएंगे। मेरा आपसे इसमें से 2-3 चीजों का अनुरोध है। पहली बात तो जैसा मैंने दोहराया कि हमको माता पिता को, परिवार के जनों को अपना साथी समझना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि बहुत कुछ वो स्वयं हमारी मदद करा के बच्चे को सिखा सकते हैं, हमें सिर्फ उनको गाइड करने की जरूरत है। दूसरा, ये बात बार बार होती है, आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। इसका मतलब कि परिवार में वो पहली पीढ़ी है जो कि स्कूल जा रहे हैं। उनके माता पिता या उनके माता पिता के माता पिता कभी स्कूल नहीं गए, तो उन्हें या उनके परिवार में ये नहीं पता है कि घर में पढ़ाई करते वक्त किन चीजों का, किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो छोटी छोटी चीजें हैं। पिछले साल एक पत्र भी गया था पेरेंट्स को, उसी प्रकार की बातें कि घर में बच्चे के लिए एक, चाहे कितना भी छोटा घर हो, एक छोटा सा स्थान ऐसा होना चाहिए जहां बच्चा बैठ करके शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ाई कर सके, नियमित रूप से पढ़ाई करें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे में माता पिता इस बात की आदत डालें कि इस स्थान पर पढ़ना है और रोज इसी समय इतनी देर के लिए पढ़ना है। तो वो अलग अलग बच्चों के लिए समय अलग अलग होगा, पर मान लीजिए कि बहुत छोटा बच्चा है, दूसरी कक्षा का बच्चा है, तो हम उम्मीद करेंगे कि लगभग आधा घंटा से 1 घंटा वो बच्चा रोज पढ़े, लेकिन वो अलग अलग जगह घूम घूम के ना पढ़े, एक ही स्थान पे बैठ के पढ़े। कोई घर का कोई एक सदस्य इस बात को सुपरवाइज करे कि वो बच्चा उस स्थान पर बैठा है और उस समय वो पढ़ाई कर रहा है। और बिल्कुल जो हमारे अशिक्षित माता पिता हैं वो भी, या जिनके घर में बहुत ही कम पढ़े लिखे सदस्य हैं, वो भी बच्चे को इस बात के लिए एनकरेज कर सकते हैं कि बच्चा जोर जोर से पढ़े, ताकि माता पिता को या परिवार के सदस्यों को ये समझ में आए कि बच्चा क्या पढ़ रहा है और कहाँ गलती कर रहा है। तब जब आप वहां विजिट करेंगे तो माता पिता आपको भी बेहतर बता पाएंगे और बच्चा भी आपको समझा पाएगा कि उसकी गलती कहाँ हो रही है। सिर्फ ये कह देने से नहीं चलेगा कि बच्चे को रोज पढ़ाना है, बहुत स्पेसिफिकली आपको बताना होगा कि क्या कर सकते हैं। ये इस समय जिस बात को एक बहुत ध्यान रखना है हमें, वो ये है कि हमें बहुत ही संवेदनशील तरीके से इस कार्यक्रम को चलाना है, क्योंकि हमारे बहुत से बच्चे ऐसे परिवारों में होंगे जहां पर इस समय बोनी चल रही है, या माता पिता मजदूरी पे जा रहे हैं, या कहीं और काम पे जा रहे हैं। तो शायद उनके लिए
संभव नहीं है कि वो मोबाइल के माध्यम से या टीवी के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से जिस समय कार्यक्रम आ रहा है उस समय स्वयं घर पे उपस्थित हो, तो वो किसी और का दायित्व सौंप के जाए किसी बड़े बच्चे को घर में कि भाई ये काम होना है, इसको देख ले। और ये भी हम रखें ध्यान कि हमें फ्लेक्सिबल होना है, बहुत रिजिड नहीं होना है। अभी जो टाइम तय किया गया है वो तय किया गया है कि बच्चा 10 बजे से 1 बजे तक रोज पढ़े। और मान लीजिए कि उस बच्चे को बोनी कराने अपने माता पिता के साथ जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आफ्टरनून में पढ़ ले, वो शाम को पढ़ ले, लेकिन जो जितनी अवधि बताई गई है कि इस क्लास के बच्चे को इतने घंटे पढ़ना है, उतना घंटे कवर करना जरूरी है। ये बहुत ही ध्यान से इस कार्यक्रम को चलाने की बात है। किसी भी तरीके से किसी भी वर्ग के माता पिता को या परिवारजनों को या उनके बच्चों को ये नहीं महसूस होना चाहिए कि वो इस समय पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि अगर स्कूल खुले होते तो हमारे बच्चे आगे बेहतर काम कर लेते। इस गैप को हम कैसे कवर करें, इस पर हमारा घर, हमारा विद्यालय, पूरा कार्यक्रम फोकस्ड है। बहुत ही छोटी सी एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी और फिर मैं लोकेश से अनुरोध करूंगी कि वो आगे चलेंगे इस कार्यक्रम में। हमें ये भी ध्यान रखना है कि पढ़ाई या शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं होती है। अगर वो बच्चा खेत में बोनी करने जा रहा है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल सीख रहा है। अगर वो अपने घर में गाय भैंस की देखभाल कर रहा है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल सीख रहा है। अगर वो कोई और काम कर रहा है, अगर उसके माता पिता कुछ और कहीं छोटी मोटी मजदूरी करते हैं, वो उनकी सहायता कर रहा है, तो वो भी एक बहुत जरूरी लाइफ स्किल सीख रहा है। तो हर बच्चा इस अवधि में कुछ ना कुछ सीख रहा है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो नहीं सीख रहा। लेकिन जो लाइफ स्किल्स वो सीख रहे हैं उसके साथ जो कोर पढ़ाई है वो हमारी जारी रहनी चाहिए। आप सभी से मेरा अनुरोध है और मैं जानती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अपनी पूरी इच्छा शक्ति से, अपनी पूरी मेहनत से आप लोग इस काम को करेंगे। आपको मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी कि मैं जानती हूँ कि बहुत सारे आप लोग कोरोना से जुड़े कामों में भी लगे हैं, आपके परिवार आपकी सेफ्टी को लेकर चिंतित हैं। आप बिल्कुल मेहनत से काम करें, चिंता ना करें। एक बात बार बार आती है कि शिक्षकों को कोरोना योद्धा नहीं डिक्लेयर किया गया है। इस बात पर हमने विशेष तौर पे सभी से, जीएडी से भी चर्चा की थी। आप कोरोना योद्धा हैं, वो जो निर्देश है उसमें सभी सरकार के सभी डिपार्टमेंट शामिल हैं। आपके लिए अलग से कोई पत्र निकालने की हमें जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आप इस बात को लेकर चिंतित हैं या आपके मन में किसी किस्म का संशय है या भय है तो उसको अपने मन से निकाल दीजिए और अच्छा और बेहतर काम कीजिए। थैंक यू सो मच। लोकेश।